हेलो दोस्तों, एपेक्स करियर क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौर्य वंश पर। प्राचीन भारत का टॉपिक है, इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके मौर्य वंश पर। मौर्य वंश का टाइम अगर हम देखें तो 322 बीसी से 185 बीसी। बीसी ईसा पूर्व को कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर ऑफ क्राइस्ट। यहाँ पर जो मौर्य वंश है इसका संस्थापक था तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी से 298 बीसी तक शासन किया। 298 बीसी तक इसने शासन किया। मैंने आपको बताया था कि एक वंश था, उस वंश का नाम है नंद वंश, और उस नंद वंश का शासन था मगध पे। क्योंकि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, और उन महाजनपदों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था मगध। और मगध का जो संस्थापक था उसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। ये बृहद्रथ जरासंध का पिता था। युद्ध में हाथियों को भेजना सबसे पहले मगध महाजनपद ने शुरू किया था। उससे पहले युद्ध में हाथी नहीं जाते थे, हाथी भेजना युद्ध में मगध ने शुरू किया था। इसी मगध के अंदर शासन था नंद वंश का, और इस नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। क्या नाम था? महापद्म नंद। इस महापद्म नंद का सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम था घनानंद। इस घनानंद की हत्या करता है चंद्रगुप्त मौर्य और नया वंश बना देता है मौर्य वंश। यहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य सहायता लेता है वो लेता है अपने गुरु की और प्रधानमंत्री की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया। अगर वास्तव में देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा चाणक्य ने बनाया। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है आपका चाणक्य। ये सबने नाम सुन रखा होगा। इस चाणक्य के कुछ और भी नाम इतिहास में मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पहला नाम मिलता है इसका कौटिल्य। कूटनीति का सहारा लेता था, इसलिए इसका नाम कौटिल्य दिया गया। विष्णु का उपासक था, इसलिए इसका नाम इतिहासकार कहते हैं कि विष्णुगुप्त था। चड़क इसकी माँ का नाम था, तो चड़क पुत्र था। यहाँ पर चाणक्य को भारत में एक नाम और दिया गया है, भारत का मैकियावेली। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा चाणक्य। तो क्या था? नंद वंश का शासन था। घनानंद एक अत्याचारी शासक था। अत्याचारी शासक होने की वजह से चाणक्य घनानंद को गद्दी से हटाना चाहता था। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि नंद वंश का जब घनानंद का शासन था तो उसी समय भारत पर अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने आक्रमण किया था। उस आक्रमण से बचने के लिए, भारतीय शक्तियों को एकत्रित करने के लिए चाणक्य घनानंद के पास जाता है। लेकिन घनानंद भोगविलासी शासक था, अत्याचारी शासक था। चाणक्य का अपमान करके महल से बाहर फेंकवा देता है। उसी समय प्रतिज्ञा कर लेता है चाणक्य कि इसको मैं महल से फेंकवा दूंगा, संसार से फेंकवा दूंगा। और रात और दिन अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए लग जाता है और अपने शिष्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को बनाता है। आगे जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद की हत्या कर देता है। अब यहाँ पर क्या था? क्वेश्चन बनता है कि चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से थे? तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चड़कपुत्र और भारत का मैकियावेली। मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी थी, द प्रिंस। इधर चाणक्य ने भी एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। दोनों का विषय राजनीति था, इसलिए तुलना कर दी जाती है मैकियावेली से।
यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ और भी नाम इतिहास में मिलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम मिलता है, उसका नाम है एंड्रोकोट्स, दूसरा नाम मिलता है सेंड्रोकोट्स। 1793 ईस्वी आते आते एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था सर विलियम जोन्स। क्या नाम था? सर विलियम जोन्स। ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स तीनों एक ही नाम थे, मतलब एक ही व्यक्ति था। यहाँ पर 1793 ईस्वी से पहले कोई इतिहासकार ये नहीं बताया कि घनानंद की हत्या एंड्रोकोट्स ने की, कि सेंड्रोकोट्स ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। 1793 में इस बात की पुष्टि होती है और ये पुष्टि हमें जूनागढ़ अभिलेख से होती है। कौन से अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख से। यानी जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया कि एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य नाम तो तीन थे पर व्यक्ति एक ही था। जब यूनानी लोग आए, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो यूनानी इतिहासकारों ने उसे एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स कहकर के पुकारा था। भारत में से चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, इसलिए इसका नाम मौर्य पड़ा। मौर्य एक जाति थी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसके खिलाफ आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग दुर्धरा ने किया था मगध पर विजय प्राप्त करने के लिए। और ये दुर्धरा कौन थी? ये घनानंद की पुत्री थी। किसकी? घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा। इस दुर्धरा के सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को तो मार दिया, लेकिन जो सिकंदर का अभियान था उसको भी सफल किया। मगध जो प्रांत था उसको बचा लिया चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। यहाँ पर क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सेना को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। एक तो सिकंदर की सेना के पास राशन कम हो चुका था। पंजाब के राजा जो तक्षशिला का राजा था उस समय, राजा अंबी, उसने मित्रता जरूर की थी। उसे भारत का पहला विश्वासघाती राजा कहा जाता है। लेकिन पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर की सेना से डट कर के मुकाबला किया था। इस वजह से भारत पर आक्रमण नहीं हो सका सिकंदर का। कुछ समय तक सिकंदर की सेना में काम भी किया था तुम्हारे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी पूरी रणनीति पता कर ली थी। चाणक्य को पूरी रणनीति का पता था। जो भी कुछ हुआ, जितने भी मकदूनिया से लोग आए हुए थे, यूनान से लोग आए हुए थे सिकंदर के साथ, उसमें एक व्यक्ति था सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसका सेनापति था, स्थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के साथ एक स्थल सेनापति आया, उसका नाम था सेल्यूकस। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। इसे पता चला कि सिकंदर की सेना को वापस भेजने के लिए और हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य उत्तरदायी है, क्योंकि सिकंदर की तो 323 बीसी में बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। उसका बदला लेने के लिए सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला करता है। चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। कब चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करें? अब एक बात बताइए, जिसका गुरु चाणक्य जैसा हो वो हार सकता था क्या? नहीं हार सकता था। इसका परिणाम ये निकला कि 305 बीसी में जो ये युद्ध हुआ, उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ। देखिएगा, मैंने बताया कि सिकंदर का स्थल सेनापति था। सिकंदर का स्थल सेनापति
जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। और ये युद्ध जो हुआ, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ 305 बीसी में। 322 में गद्दी पर बैठता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके 17 साल बाद ये युद्ध हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ ये युद्ध हुआ, इस युद्ध का वर्णन करता है एपियानस, एक इतिहासकार था यूनानी। उसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर का दोस्त था सिकंदर और राजा भी था। ये तीन दोस्त तो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकले थे। एक सिकंदर का दोस्त सेल्यूकस निकेटर और एक पुरोहित था इनका जिसका नाम था कैलस्थलीज। ये तीन दोस्त ऐसे थे जो सपना पूरा करने के लिए पूरे विश्व की यात्रा पर निकल पड़े थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एपियानस था इस युद्ध का वर्णन करता है और वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इसमें विजयी हो गया। लेकिन मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो संबंध खत्म नहीं करना चाहते थे यूनानियों से। उन्होंने क्या किया, एक वैवाहिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रख दिया सेल्यूकस निकेटर के पास में। सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था हेलन, जिसे इतिहास में कार्नेलिया भी कहा जाता है। इस हेलन की शादी कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर। अब शादी हुई है, यानी यूनान की शादी भारत से हो रही है। यूनान की लड़की थी, भारत का लड़का था। अब ये शादी नेशनल होगी कि इंटरनेशनल? ये इंटरनेशनल शादी हुई। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। क्वेश्चन आता है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक विवाह, ऐतिहासिक जिसका लिखित प्रमाण है, क्लियर है? नहीं तो वैसे तो रावण का हुआ था मंदोदरी के साथ, लेकिन जिसका ऐतिहासिक प्रमाण है, जिसका रिकॉर्ड है, वो था सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलन का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक विवाह। अब विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं। दिक्कत तो वहाँ थी, क्यों? लड़की कहाँ की थी? यूनान की। भाषा कौन सी बोलती होगी? यूनानी। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ का था? भारत का। भाषा कौन सी? हिंदी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कहे कुछ, हेलन समझे कुछ, और हेलन कहे कुछ और वो समझे कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य का दिमाग घूम गया। उसने कहा गुरुजी ने शादी कराई है कि पूरी बर्बादी कराई है? गुरुजी के पास पहुंचे, चाणक्य जी से बोले कि गुरुजी तुमने तो शादी क्या बर्बादी कराई है, आगे कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होगा। चाणक्य बड़े समझदार व्यक्ति थे। चाणक्य ने कहा बात तो ठीक है, मैं अभी संपर्क करता हूँ सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से पूछा, ये बतावे तेरी लड़की लड़की थी कि कुछ और थी? उसने कहा बचपन में तो लड़की थी, अब बदल गई हो तो कह नहीं सकते। यहाँ पर जब इस चीज़ को सुना तो सेल्यूकस निकेटर ने 17 भाषाओं का ज्ञाता, जो 17 भाषा जानता था, इस भाषा की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक व्यक्ति भेजा, एक राजदूत भेजा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इसने आकर के यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में? यूनानी भाषा में एक किताब लिखी और उसका नाम रखा इंडिका। इंडिका में बताया गया कि उस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी, यानी भारत में दास नहीं थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, भारतीय सर्वगुण संपन्न थे, धनी थे। अब सीधी सी बात है, कोई अपनी लड़की की शादी करेगा तो ये थोड़ी कहेगा कि बड़े गरीब थे, दास प्रथा थी। अब यूनानी लोगों को भी तो जवाब देना था। इसलिए एक विदेशी इतिहासकार मेगस्थनी जैसा था जिसने भारतीयों की बड़ाई की। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र,
चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इस पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। आपको पता होगा कि पाटलिपुत्र को इंडिका में पोलीब्रोथा कहा गया है। क्या कहा गया है? पोलीब्रोथा। अब शादी हुई थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की। अब जब चाणक्य ने शादी कराई तो कुछ सोच करके ही शादी कराई होगी, क्योंकि चाणक्य जानता था, क्योंकि पूरा भारत का कोष, पाटलिपुत्र का कोष गणानंद ने खत्म कर दिया था, क्योंकि उसने सोना और भोगविलास के जीवन को महत्व दिया था। इसलिए जो कोष था वो खाली था, और यहाँ पर कोष प्राप्त होता है चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों के माध्यम से। 4 प्रांत दहेज में देता है सेल्यूकस निकेटर। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, अपने दामाद को। पहला पूरा काबुल का क्षेत्र दे दिया कि काबुल से जितनी आमदनी हो और पूरा काबुल का काबुल क्षेत्र आपका होगा। कंधार पूरा दे दिया, हेरात दे दिया और मकरान दे दिया। मकरान वर्तमान में बलूचिस्तान को कहते हैं। ये बलूचिस्तान का क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र, और एक लड़की दे दी। ये 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए हैं। लेकिन भारतीयों की परंपरा है कुछ लेते नहीं है, बदले में कुछ दे ही देते हैं। अब इन्होंने भी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दे दिए बदले में। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए 500 हाथी। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देता है। सेल्यूकस निकेटर काबुल, कंधार, हेरात, मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। अब बिचौलिया मैं तो था नहीं उस समय। इस बात की भी पुष्टि कोई और करता है। इस बात की पुष्टि जो दहेज वाली जो चर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी पुष्टि करता है यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क। क्या नाम था? प्लूटार्क। प्लूटार्क ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत मिले थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में 500 हाथी दिए थे। पहली पत्नी चंद्रगुप्त मौर्य की गणानंद की पुत्री दुर्धरा होती है, जिसका पुत्र बिंदुसार होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठेगा। एक परिणीति बनती जा रही है मौर्य वंश के पतन की, क्योंकि ये शादी ज़्यादा कर रहे हैं, और शादी ज़्यादा कर रहे हैं तो बच्चे ज़्यादा होंगे, और बच्चे ज़्यादा होंगे तो उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होगी, और उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई होगी तो इस वंश का पतन होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यहीं से शुरू होगा, और जा कर के अशोक के समय आते आते पूरे मौर्य वंश की नींव रख जाएगी पतन की। दूसरी शादी कर ली सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ, तो ये जो हेलन थी ये अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहती थी, और दुर्धरा अपने पुत्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इसका जो महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना हुआ था? लकड़ी का। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से सबसे पहले किस क्षेत्र को जीता था? वो क्षेत्र था पंजाब। कौन सा क्षेत्र था? पंजाब। पंजाब से सेना एकत्रित की थी, कुछ जनजातियों को अपने साथ रखा था। धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी सेना एकत्रित करके गद्दी प्राप्त की थी। बड़ी मेहनत से गद्दी प्राप्त की थी इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है। जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लेता है? जैन धर्म। और जैन धर्म की जो शिक्षा लेता है ये भद्रबाहु से लेता है। मैंने बताया था जैन धर्म 2 पार्टों में डिवाइड होता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के लोग कपड़े धारण नहीं करते। तो ये कपड़े धारण नहीं करते थे, तो सीधी सी बात है चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में कपड़े धारण नहीं करता होगा। यहाँ पर क्या हुआ, जीवन के अंतिम दिनों में ये कर्नाटक चले जाते हैं। अब ये क्या करता है कि जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य? कर्नाटक।
कर्नाटक में एक जगह थी श्रवण बेलगोला। क्या थी? श्रवण बेलगोला। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर एक जैनी लोगों में अपने अंतिम दिनों में एक पद्धति होती है, उस पद्धति को कहते हैं संथारा पद्धति या संलेखना पद्धति। संथारा संलेखना पद्धति में ये होता है कि ये जो जैनी लोग होते हैं जीवन के अंतिम दिनों में खाना पीना छोड़ देते हैं, और ये जब तक नहीं खाते जब तक कि इनके प्राण नहीं निकल जाते, ये इसे कहते हैं संथारा संलेखना पद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर अपनी प्राण संथारा संलेखना पद्धति से त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है पुष्यगुप्त वैश्य। ये कर्नाटक में ही एक पर्वत पड़ता है, गिरनार पर्वत। पहाड़ी एरिया होता है, उस पहाड़ी एरिया में एक झील बनवाता है जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य को हमेशा याद रखा जाए, और उस झील का नाम होता है सुदर्शन झील। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो उसका आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति था। यहाँ गद्दी पर बैठता है, पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठता है दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। एक बार फिर समझिए, देखिए लोड मत लीजिए इसको, बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी के रूप में पढ़ते जाइए, प्रेशर लेकर के बिल्कुल पढ़ाई मत करो, सब कुछ याद हो जाएगा। मौर्य वंश 322 बीसी से 185 बीसी, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इसके दो नाम और, एंड्रोकोट्स, सैंड्रोकोट्स। मौर्य वंश की स्थापना अपने गुरु चाणक्य और प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से करता है। मौर्य वंश की स्थापना से पहले पाटलिपुत्र पर नंद वंश का शासन था, उस समय घनानंद शासन कर रहा होता है, जो सबसे अत्याचारी और भोगविलासी शासक होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र की गद्दी से हटाना चाहता है घनानंद को। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य धीरे धीरे करके पहले पंजाब पर आक्रमण करते हैं और धीरे धीरे कुछ जनजातियों को साथ लेते हैं, कुछ गांव वालों को साथ में लेते हैं, कुछ सेना एकत्रित करते हैं और घनानंद को हरा देते हैं। पाटलिपुत्र की गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाता है। उसी समय सिकंदर का स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर हमला कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य पर 305 बीसी में, जिसकी पुष्टि एपियानस करता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, परिणाम स्वरूप अपनी पुत्री हेलन कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है, जो कि भारत का पहला ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। विवाह के स्वरूप काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है और चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी दे देता है। जानकारी प्लूटार्क देता है। यानी अब मौर्य वंश के संबंध यूनान तक हो चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय वंश बन चुका था मौर्य वंश। उसी समय सेल्यूकस निकेटर एक राजदूत भेजता है मेगस्थनीज को, जो इंडिका पुस्तक लिखता है, भारत के बारे में अच्छा वर्णन करता है, पाटलिपुत्र के लिए पोलिब्रोता शब्द यूज करता है। जबकि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में गुप्तचर जो थे मौर्य वंश के अंतर्गत, उनको गूढ़ पुरुष कहा है। क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर जो हैं, अब तुम कह देते हो ना इंटेलिजेंस ब्यूरो NIA, ये जो ये गुप्तचर जो होते थे उनके लिए अर्थशास्त्र में एक शब्द है गूढ़ पुरुष। और जो स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति महिलाएं करती थीं, उनके लिए अर्थशास्त्र में एक शब्द है जिन्हें कहा जाता है रूपा जीवा। यानी जो अपनी मर्जी से वैश्यावृत्ति करती थी, उनके लिए शब्द रखा रूपा जीवा।
जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जैन धर्म अपनाता है, भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, संतारा संलेखना पद्धति से प्राण त्याग देता है। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति पुष्यगुप्त वैश्य सुदर्शन झील का निर्माण कर देता है, जो गिरनार पर्वत पर होती है, और गद्दी पर बैठता है बिंदुसार। यहाँ पर बिंदुसार जब जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो उसके शासनकाल में विद्रोह शुरू हो जाते हैं तक्षशिला में। जैसे ही ये विद्रोह शुरू होते हैं तो वहां पर दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्रों को भेजता है। ये बिंदुसार टॉपिक पर चर्चा हम अगले टॉपिक में करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य पूरा समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, जिससे कि डेली क्लास आपको मिलती रहे। थैंक यू।